नमस्कार। उत्तराखंड की इन खास खबरों में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने टनल निर्माण के समय वैकल्पिक सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं बता दें कि उन्होंने सिलकारा टनल में हुई घटना के पीछे कंस्ट्रक्शन फेलियर के साथ ही सरकार के लिए सबक भी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है सक्षम की जाती है, लेकिन उत्तरकाशी में ऐसे कोई इंतजाम नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अगर वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके होते हुए टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने में इतना वक्त नहीं लगता। अनिल जोशी ने यह भी कहा कि जैसे जैसे सुरंग का काम आगे बढ़ा, लेकिन पीछे की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण की इतनी बड़ी घटना घट गई। सुरंग की टेक्निकल विशेषताओं को लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। उत्तरकाशी की घटना टनल की आज हम सबके लिए एक बड़ा सबक भी है, लेकिन इस बात को अगर गंभीरता से देखा जाए, ये इकोलॉजिकल फेलियर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन फेलियर है। क्योंकि सुरंगें हमेशा से बनती रही हैं और देहरादून दिल्ली के मार्ग में ही 100 साल पुरानी से लेकर और 2 साल पहले भी बनी हुई सुरंगें आज भी उसी तरह मजबूत हैं। सबसे बड़ा कारण इस फेलियर का यह है कि कंस्ट्रक्शन करते समय इन बातों को टनल में ध्यान में रखा जाता है कि उसके साथ ही पैरेलल इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुविधाएं पैदा की जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं थी। अब हालात यह है कि 8 दिन लगातार एक कोशिश होने के बावजूद भी सब कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है और तमाम तरह के देश विदेश के एक्सपर्ट इसमें जूझे पड़े हैं कि किस तरह से उन 41 की जान बचाई जाए, जो मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे बड़े सवाल हैं कि आने वाले समय में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं उनमें तकनीकी विशेषता पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जो भी कोशिशें अभी की जा रही हैं उनमें रिस्क उतना नहीं है जितना समय का बड़ा स्वभाव है, लेकिन जो अंदर बसे लोग हैं उनकी चिंता ज्यादा इसलिए बड़ी है कि इतने लंबे समय से वे मानसिक रूप से निश्चित पीड़ित तो होंगे ही, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि उनकी आवश्यकताओं की चीजें उन तक पहुंच रही हैं। ये सबसे बड़ी कहीं सफलता है। पर अब जो आने वाले समय में सोचना ही होगा कि हम इस तरह के कार्यों में विज्ञान तकनीकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दें, और शायद यही एक हमारी बीच की सबसे बड़ी कमी भी है और पहाड़ और हिमालय की भी है कि हम बेहतर तरीके से संगठित विज्ञान तकनीकी को लेके नहीं है, वरना हम इससे मुक्त हो सकते थे। लेकिन आज 10वां दिन 8वां 9वां दिन भी हो गया है, हम उनको अभी तक सुरक्षित रूप से बाहर नहीं ला सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम तो हमेशा प्रार्थना यही करेंगे कि वे सुरक्षित वापस आए, और उनके अनुभवों को हमारे लिए वो सबसे बड़ी शिक्षा भी होगी, सरकार के लिए भी शिक्षा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जब ये सुरंग बन रही होगी उस समय इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए पीछे उतने ही सुरक्षित होते चले जाते तो शायद हम इस घटने के शिकार नहीं होते। ये एक कंस्ट्रक्शन फेलियर है, पर आने वाले समय में इससे शिक्षा लेंगे। एक दूसरी बड़ी महत्व बात यह है कि जो भी रास्ते अब नए तैयार किए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही हैं, तो जो कुछ भी होगा वो मेरी दृष्टिकोण से सुरक्षित होगा, और हम ऐसी ही प्रार्थना भी करते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक विजयपाल मालचंद, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान सहित कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग हादसा स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगे वर्कमैन और प्रशासनिक अधिकारियों और श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने 11 दिन बाद भी यहां फंसे 41 श्रमिकों के बाद
बाहर ना निकाल पाने पर सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी भी प्राथमिकता सर्वप्रथम श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना है। तत्पश्चात सरकार की कार्रवाई पर जो कमियां हैं सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सरकार के आला अधिकारियों के दौरे हुए, किंतु खेद इस बात का है कि आज 11 दिन बाद भी श्रमिक अंदर ही फंसे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में दिसंबर महीने में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजधानी देहरादून को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं देहरादून की दीवारें भी अब नए नए पेंटिंग के साथ सज चुकी हैं। राजधानी देहरादून की सड़कें भी अब चाक चौबंद होने लगी हैं। वही व्यापारियों की मानने तो उनका ये मानना है कि इन्वेस्टर्स समिट से उत्तराखंड को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इन लोगों ने के अनुसार उत्तराखंड में अन्य देशों से या फिर अन्य राज्यों से इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर उद्योग लगाएंगे और इससे यहाँ के लोगों को बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी, रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर व्यापारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। हमारे प्रदेश को चुना गया, ये एक बहुत गर्व की बात है। हालांकि दोनों पहलू होते हैं, हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी जुड़ा होता है। उत्तराखंड की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ वन संपदा बहुत ज़्यादा है, वन्य संपदा बहुत ज़्यादा है, उसका थोड़ा हिराश करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। लेकिन किसी भी विकास कार्य के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट से हमें बेनिफिट मिलेगा कि डेवलपमेंट होगा, रोड्स बनेंगे, नए नए रहने की जगह बनेंगी, सब कुछ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का नाम विश्व के मैप पर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो धन संपदा है उत्तराखंड की बहुत अच्छी तरह से प्रगति करेगी और उत्तराखंड का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो नो डाउट किसी भी स्टेट में होता देश का विकास होता। उत्तराखंड में चूंकि पहले से ही इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत उपयुक्त है, यहाँ की पब्लिक भी उसको चाहती है और यहाँ के रोजगार के जो अवसर हैं अभी इन दिनों थोड़े कम है तो बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, बाहर के लोग भी यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसके लिए रोड्स का डेवलपमेंट, एयर्स का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट्स का जितना भी हमारा रेलवे का डेवलपमेंट, ये सारे उसी से जुड़ जाते हैं। मार्केट भी बढ़ेगी, एक बहुत अच्छा ये भविष्य होगा उत्तराखंड के लिए। मैं इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, बहुत ही सफल हो देश के लिए। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, सौभाग्य की बात है कि अगले माह जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उसमें पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और उनके लगातार प्रयास से ये चीज़ हमारे उत्तराखंड में होने जा रही है, जिससे इतने बड़े इन्वेस्ट से हमारे उत्तराखंड राज्य को बहुत सारे रोजगार की जो उम्मीदें हैं वो बड़ी हैं। जो युवा हैं हमारे देश के, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया मौका है। इसके साथ साथ जब इतना इन्वेस्ट यहाँ पर होता है तो हमारे यहाँ जैसे सड़कों का निर्माण है और बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन हमारा बस एक अपनी मेरी जो सोच है वो ये मानना है कि ये जितने भी उद्योग यहाँ पर लगे वो हमारे यहाँ जो हमारा जो नेचुरल जो यहाँ का मौसम है, प्राकृतिक जो वन संपदा है, इनको भी बचाए रखना, ये एक हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी के लिए एक चैलेंज है। और उसको देखते हुए अगर ये चीज़ यहाँ पर होती है तो एक हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि सरकार जो ये कार्य कर रही है इन्वेस्टर समिट का, ये केंद्र से चल रहा है, ना कि स्टेट लेवल से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इन्वेस्टर समिट है, इससे जब बाहर की इंडस्ट्रीज, बाहर के ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी उत्तराखंड में अलग अलग जगह में, एक तो रोजगार बढ़ेगा, जो रोजगार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, और साथ ही अगर हम लोकल की बात करें, अगर यहीं प्रोडक्शन होगा और यहीं आएगा तो उससे हमारे लोकल व्यापारी को भी मुझे लगता है कि फायदा होना चाहिए। बाकी तो यह है कि जब भी कहीं भी किसी भी स्टेट में बाहर से इंडस्ट्रियाँ आती है या वहाँ का जो पैसा है आएगा बाहर से, तो कम से कम ये रहता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हर चीज को बढ़ावा मिलने की पूरी कोशिश रहती है सरकारों की।
प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस चुनाव को लेकर सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भाजपा भी कांग्रेस के हर वार पर पलटवार कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के आरोपों पर हंसी आती है। पहले कांग्रेस खुद कहती है कि भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और अब खुद ही कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा चुनाव नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव चाहती है और चुनाव करवाना सरकार का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का काम है। जब चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगी तब चुनाव होगा और जब भी चुनाव होगा निकाय और लोकसभा दोनों चुनाव भाजपा ही जीतेगी। मुझे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी हंसी आती है। कभी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, अब हम पर आरोप लगा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है और कभी भी चुनाव कर ले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इस संबंध में एक कदम आगे बढ़कर एक कमेटी का गठन भी कर लिया है जो प्रत्याशी चयन के लिए तैयार है, लेकिन प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग को, उत्तराखंड चुनाव आयोग को इस चुनाव को करवाना है। जब वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। तो इसमें सरकार कहां से आ गई? इसलिए निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव कराने के तैयार है और हम ही जीतेंगे। निकाय का भी चुनाव जीतेंगे, लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद आबकारी आयुक्त हरिचंद सिमवाल ने बड़ी पैमाने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों में तबादलों और निलंबन की कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद सिमवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए अधिकारियों के तबादलों और निलंबन की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की सम्मिलितता की बात प्रकाश में नहीं आई, लेकिन अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतते टाइम ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आबकारी विभाग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि हरिद्वार में, देहरादून में जो है राज्य के बाहर का माल और जो ड्यूटी पेड डी उस तरीके के मदिरा के आने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जनपद में है उसके अतिरिक्त बाहर के जनपदों से भी अधिकारी लगाए गए थे हरिद्वार में। तो 19 तारीख को वहाँ एक जगह 52 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई थी, जो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा पहले उसका परमिट जारी हुआ था। उसके बावजूद भी उसमें होलोग्राम नहीं थे। तो संदिग्धता पाते हुए अधिकारियों की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के अधिकारी को हमने शोकाज नोटिस जारी किया है और वहाँ का जो आबकारी निरीक्षक है जिसके क्षेत्र में घटना हुई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसी तरीके से 20 तारीख की रात में 2-3 बजे के करीब सूचना मिली थी, जिसमें देहरादून जनपद में विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। उसमें 110 पेटी अवैध मदिरा पाई गई है विदेशी, जो राज्य के बाहर से लाई गई थी और ड्यूटी पेड भी नहीं है वो, ना ही उसका कोई वैधानिक कागजात उसके पास पाए गए। उस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जो जिले के हमारे आबकारी अधिकारी हैं उनको मुख्यालय आबकारी आयुक्त में अटैच कर दिया गया है और वहाँ का दायित्व अन्य अधिकारी को दिया गया है। साथ में जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है और जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल की जो देख रहे हैं उस अधिकारी के निलंबन की रिकमेंडेशन शासन को की गई है। हमारी कोशिश है कि बाहर से जो माल आ रहा है उस तरीके का अवैध मदिरा का जो भी यहाँ पे सोर्स है उसको पकड़ा जाए। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। आगे भी जैसे ये सूचनाएं प्राप्त होगी हमारे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो इसमें सतर्कता बनाए रखें और समय समय पर कार्रवाई करते रहें। विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की बात तो अभी प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन हाँ उनका है कि उनके पदेन जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसके निर्वहन में शिथिलता जरूर उनके द्वारा बरती गई। तो जिन अधिकारियों की शिथिलता प्रकाश में आई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अन्य जनपदों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वहाँ पे भी इस तरीके की कार्रवाई करें। जिला प्रशासन से भी संबंधित जिला अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो भी अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी सहयोग हमारे विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हो, ताकि समय रहते इस तरीके की कार्रवाइयों को सही ढंग से किया जा सके।
अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जिला प्रशासन कुछ वक्त पहले तक एक्टिव मोड पर नजर आ रहा था, लेकिन अब कुछ वक्त से जिला प्रशासन का यह अभियान ठंडे बस्ते में चल रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार त्योहारी सीजन की वजह से ये अभियान कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जल्द ही अतिक्रमण विरोधी अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। विशेषकर सड़कों के किनारे किए गए अवैध ढांचों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्तीकरण किया जाएगा। क्योंकि बीच में काफी फेस्टिव सीजन रहा था और काफी भीड़ भाड़ भी थी, इस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में हॉल्ट किया था। आज मेरी नगर आयुक्त से बात हुई थी, तो जैसे हमने पहले किया था जोन्स बना के, और हमारी जो टीम्स थी उनको हम भेजेंगे और जो अतिक्रमण है उसको फुटपाथों से स्पेशली हटाने की कार्रवाई। देहरादून में नगर निगम के डस्टबिन फ्री मिशन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि नगर निगम ने शहर भर में 28 जगह को चिन्हित किया है और वहां से सभी कूड़ेदानों को हटा दिया है। यहां पर नगर निगम की गाड़ियों को डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी बता दें कि निगम को अंदाजा था कि ये प्रयास शहर को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि ये योजना उतनी बेहतर साबित नहीं हो पाई जितनी की निगम ने कल्पना की थी, लेकिन निगम के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जिन 28 जगहों को चिन्हित किया गया था उनमें से 20 जगह पर अब कचरा नजर नहीं आता। हालांकि 7 से 8 ऐसी जगहें हैं जहां पर कि लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं। निगम का प्रयास है कि इन जगहों पर लोग कूड़ा ना फेंके। डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ हम लोग देहरादून को लेके जा रहे हैं। इसके क्रम में करीब हम लोगों ने अभी तक 27 या 28 स्थानों से हम लोगों ने डस्टबिन को हटाए हैं। उसमें से लगभग करीब 20 ऐसे स्थान हैं जहां पे कि आज हम लोग जो है वहां पे जो है कचरा मुक्त हो गए हैं, अर्थात वहां पे किसी भी प्रकार का गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी ऐसे 7 और 8 स्थान ऐसे हैं जहां पे हमारा जहां पहले बिन्स थे, लोगों की आदतें कह लीजिए या फिर हमारे वाहन वहां ना पहुंच पाने के कारण अभी भी जो कचरा है वो वहां सड़कों पे आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अब हम लोगों ने 2 ऐसी कंपनियों को भी हायर किया हुआ है जो कि डोर टू डोर की जो मूवमेंट्स होती हैं उन पे गहन नजर रखते हुए और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हुए वे इस कार्य को कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग उसको भी बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे और वहां पे भी जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको भी हटवा देंगे। टिहरी जिले के जाखनीधार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंदार के लोगों ने प्रांतिक-खंड लोक निर्माण विभाग के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि वर्ष 2019 से भेगलत सड़क का निर्माण चल रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य के कारण ग्राम पंचायत की नहर, सीसी मार्ग और पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, परंतु खंड लोक निर्माण विभाग इसकी मरम्मत नहीं कर रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार वो कई बार प्रांतिक खंड लोक निर्माण विभाग बोराडी से इनकी मरम्मत की गुहार भी लगा चुके हैं, परंतु खंड लोक निर्माण विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढकरानी में हिमाचल के खनन माफियाओं द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि स्थानीय ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने इसकी तहरीर विकासनगर कोतवाली में दी। इन लोगों के मुताबिक हिमाचल के खनन माफिया 3-4 गाड़ियां लेकर यमुना नदी में खनन पट्टे पर पहुंचे और उन्होंने पैसों की मांग की। इनकार करने पर इन लोगों ने उनके साथ जो है वो मारपीट की और पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी। हमने कोतवाली में एक तहरीर दी है जो कि हिमाचल के कुछ बंदे हैं जो हमारे से अवैध वसूली करते हैं उत्तराखंड में। किस तरह की वसूली? वसूली कहते हैं नदी हमारी है और हिमाचल में हमारी एक कोई लीज है जिसके कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, उसको लेके वे हमारे से वसूली करते हैं उत्तराखंड में। तो क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया है कि मुकदमा दर्ज करेंगे उनके खिलाफ। तहरीर देने की हमने तहरीर दे दी है उनके खिलाफ। नहीं, आपको क्या कहा जाता है कि भाई हमारा इलाका है? क्या हमारा इलाका है? कौन कहते पैसे दो? किस चीज़ के पैसे? और ट्रैक्टर वगैरह चलाने के यहाँ। फिर आप क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया कि मुकदमा दर्ज होगा। कितने जने थे लगभग? लगभग उनके तो 3 गाड़ियाँ भरी हुई थी जिसमें के पिस्टल वगैरह उनके पास थी
जिससे लेके वो हम लोगों को डराते हैं। अच्छा, जो कि उनकी गाड़ी है, जो 3 गाड़ियाँ हैं, उनकी थाने में ले जाते हैं। आपका नाम? जावेद। तो चलिए उत्तराखंड की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।